वो बर्फानी तूफान की रात थी। सारा दिन आसमान पर बादल छाए रहे। सर्दियों का मौसम था। पहाड़ियों की चोटी पर सफेद बर्फ जमी हुई थी। घाटी में बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था और उस ऊंची पहाड़ी पर एक लकड़हारे का झोंपड़ा था। ये लकड़हारा अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसकी पत्नी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही नेक और ईमानदार थे। बूढ़ा लकड़हारा इस उम्र में भी अपने हाथों से काम करता, जंगल में जाकर लकड़ियां चुनता और फिर उनका गट्ठड़ बनाकर शहर में जाकर बेचता। थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे उनका खर्च चलता। बूढ़े के 7 बेटे थे और ये 7 बेटे भी उसके कामकाज में उसका हाथ बटाते। जंगल में जाकर वो लकड़ियां चुनते और उनके गट्ठड़ बनाकर शहर में बेचते। उनकी आमदनी इतनी कम थी जिससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। वो बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी खा सकते थे। सर्दियों का मौसम आने पर तो आमदनी और भी कम हो जाती। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। लकड़ियों का इकट्ठा करना इस मौसम में और भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे समय में वो एक वक्त प्याज कूटकर रोटी खाते तो दूसरे वक्त उन्हें कभी कभी भूखे ही रह जाना पड़ता था। सातों भाई इस विचार के आते ही परेशान हो जाते कि वो अपने बूढ़े माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। एक दिन की बात है जब सातों भाई एक साथ बैठकर विचार करने लगे कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम अपने माँ बाप को कोई सुख नहीं दे पाएंगे और ना ही हमारा आने वाला जीवन अच्छा होगा। बड़े भाई ने कहा, मुझे तो लगता है कि हमें शहर में जाकर कोई काम करना चाहिए। मैंने सुना है कि शहर में अच्छी मजदूरी मिल जाती है। इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। और फिर वे सभी मिलकर अपने बूढ़े माता पिता के पास गए और उनसे अपनी ये इच्छा जाहिर की कि वे लोग शहर में जाकर काम करना चाहते हैं। बूढ़ा पिता कहने लगा, मेरे बच्चों, तुम तो जानते हो कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह तुम्हारी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है। अगर तुम सातों के साथ घर से निकलकर परदेश चले जाओगे तो यहाँ पर उनकी देखभाल कौन करेगा? बड़े भाई ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पिताजी। हम सब भाइयों का एक ही बार घर से चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि पहले मैं परदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा, मेहनत मशक्कत करूंगा, जो कुछ कमा कर लाऊंगा वो आपके कदमों में रख दूंगा। उसके बाद दूसरे भाई को परदेश जाने का मौका मिलेगा। बूढ़े बाप को बेटे की ये बात पसंद आ गई। उनकी माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें आज्ञा दे देती हूँ कि तुम परदेश में जाकर काम करो। और फिर बूढ़े बाप ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरे बेटे, किस बाप का दिल चाहता है कि वो बुढ़ापे में अपने बेटे से अलग हो? लेकिन अगर ईश्वर को यही मंजूर है और तुम परदेश में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। जाओ, दूसरे शहर में जाकर मेहनत करो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। वो कौन सी बात पिताजी? बस यही बेटा कि तुम हमेशा सच बोलना। तुम्हें जो भी काम मिले पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना। हमेशा ईश्वर में विश्वास रखना और अपने से बड़ों का आदर करना। फिर देखना तुम जरूर सफल हो जाओगे। ठीक है पिताजी, मैं आपकी इन नसीहतों पर हमेशा अमल करूंगा। दूसरे दिन बेटा सूरज परदेश जाने को तैयार हो गया। चलते समय माँ ने उसकी पोटली में 2 सूखी रोटियां और प्याज बांधकर दे दिया। सूरज बारी बारी से अपने बाकी भाइयों से गले मिला और अपने बूढ़े माँ बाप के पैर छूकर वो घर से विदा हो गया। वो अपने परिवार से अलग होकर बर्फ की वादियों में उतर गया। एक पहाड़ी रास्ते पर पैदल ही वो शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई तो दूर एक टीले पर उसे रोशनी दिखाई दी। सूरज ने उस रोशनी की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो रोशनी एक झोंपड़ी से आ रही थी। सूरज ने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज दी, क्या अंदर कोई है? 2-3 बार आवाज देने के बाद एक बूढ़ी औरत अंदर से बाहर आई और बोली, तुम कौन हो बेटा और तुम्हें क्या चाहिए? सूरज ने
उन्हें प्रणाम किया और कहा, माँ जी, मैं परदेसी लड़का हूँ। घर से माँ बाप के लिए मजदूरी करने के लिए निकला हूँ। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं यहाँ पर रात बिता सकता हूँ। बूढ़ी औरत ने सूरज के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटे, तुम तो बहुत ही नेक बच्चे हो जो इस सर्दी में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के विचार से निकले हो। अंदर आ जाओ, मेरी झोंपड़ी तुम्हारे लिए हाजिर है। धन्यवाद कहकर सूरज अंदर आ गया और फिर वो रात सूरज ने झोंपड़ी में बसर की। बुढ़िया ने सूरज को बकरी का दूध पिलाया। सूरज ने पोटली में से रोटी निकालकर प्याज के साथ खाई। अगले दिन सुबह वो अपने सफर पर रवाना होने लगा तो बूढ़ी औरत ने उसे 2 सूखी रोटियां दी और थोड़ा सा प्याज उसकी पोटली में बांध दिया। सूरज ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी माँ जी? नहीं बेटा, तुम सफर पर जा रहे हो, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये खा लेना। बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करने के बाद सूरज एक बार फिर से अपने सफर पर रवाना हो गया। अब वो पहाड़ों में उतरकर मैदान में आ चुका था। यहाँ पर बर्फ नहीं बल्कि हरियाली थी। वहां पर मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन घर बहुत ही कम थे। शाम के समय चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक पुराना सा घर था। शायद वो कोई चक्की थी। वो सोच ही रहा था कि मैं इस रात में कहाँ जाऊंगा कि तभी चक्की का दरवाजा खुला और एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अंदर से बाहर आया। सूरज ने उसे नमस्ते की। बूढ़े ने उसे प्यार से देखा और पूछा, कहो बेटा, क्या तुम मजदूरी करोगे? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं तो घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए ही निकला हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, मेरे साथ अंदर चक्की में आ जाओ। और फिर सूरज बूढ़े के साथ चक्की के अंदर चला गया। ये चक्की की दुकान बहुत ही पुरानी थी और खस्ता हालत में थी। ऐसा मालूम होता था कि यहाँ पर कभी किसी ने आटा नहीं पिसवाया होगा। बूढ़े ने एक कोने की तरफ इशारा किया और बोला, देखो बेटा, वहाँ पर 40-50 बोरियां गेहूं की रखी हुई हैं। अगर तुम इन सब गेहूं की बोरियों को चक्की में पीसकर आटा निकाल दोगे तो मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दे दूंगा। सूरज इतनी सारी बोरियों को देखकर पहले तो घबरा गया, लेकिन फौरन उसे अपने पिता की बात याद आ गई कि हर काम को बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करना। और फिर सूरज ने कहा, मैं ये काम करने को तैयार हूँ बाबा। बूढ़े ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेहनत से जी नहीं कतराते। अब ये बताओ कि तुम काम कब से शुरू करोगे? बाबा, मैं अभी इसी वक्त से काम शुरू कर देता हूँ। नहीं बेटा, अभी तो रात हो गई है, तुम आराम करो, सुबह से काम शुरू कर देना। बूढ़े ने सूरज के लिए एक कोने में घास फूस का बिस्तर बिछा दिया। सूरज सारे दिन का थका हुआ था। बूढ़े के जाते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह सूरज उठा, उसने हाथ मुंह धोया और गेहूं की पहली बोरी खोलकर चक्की में आटा पीसना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसने गेहूं की सारी बोरियां पीस डालीं और आटे की बोरियां बनाकर दीवार के साथ लगा दी। जब काम खत्म हो गया तो बूढ़ा अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए सूरज को देखा और उसे शाबाशी देते हुए कहने लगा, सूरज, तुम तो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम देता हूँ। सूरज उस बूढ़े आदमी के साथ एक कोठड़ी में चला गया, जहाँ पर कोने में एक छोटी सी पुरानी सी मेज रखी हुई थी। बूढ़े आदमी ने उस मेज को झाड़ फूंक कर बीच में रखा और कहा, ये मेज तुम्हारी मेहनत का इनाम है। पहले तो सूरज बड़ा ही परेशान हुआ कि उसकी इतनी मेहनत के बदले में बस ये एक पुरानी सी टूटी फूटी मेज ही मिलेगी। बूढ़े ने कहा, बेटा, जिस चीज को तुम एक मामूली सी मेज समझ रहे हो वो इससे कहीं ज्यादा है। सूरज ने भोलेपन से पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा बाबा। मुझे तो इस मेज में कोई खास बात दिखाई नहीं देती। बेटा, मैं तुम्हें इसके गुण बताता हूँ। इस मेज के सामने खड़े होकर कहो कि मेज, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दो, फिर देखो कि ये मेज तुम्हारे लिए क्या करती है। सूरज उसी समय मेज के नजदीक खड़े होकर कहने लगा, मेज, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दो। उसके मुंह से ये बात निकली
कि मेज अच्छे अच्छे पकवानों से भर गई। ये देखकर सूरज की हैरानी की कोई सीमा ना रही। उसने जी भरकर खाना खाया और फिर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि आपने मुझे इतने अच्छे पकवान खिलाए। बूढ़े ने कहा, अब ये मेज तुम्हारी है बेटा, इसे संभाल कर ले जाओ और जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ। सूरज ने बूढ़े बाबा के पैर छुए और फिर मेज को कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिया। ऐसी कमाल की मेज हासिल करने के बाद सूरज बहुत ही खुश था। वो सोच रहा था कि अब घर जाकर वो अपने परिवार को ऐसी करामाती मेज दिखाएगा तो वे सब कितने हैरान रह जाएंगे। चलते चलते शाम हो गई और फिर एक जगह पर उसकी नज़र एक सराय पर पड़ी। सूरज ने सराय के मालिक के पास जाकर कहा कि वो यहाँ पर रात बिताना चाहता है। उसने ये भी कहा कि वो सराय में खाना नहीं खाएगा, उसे सिर्फ रात ही बितानी है और उसके बदले में मैं आपके जूठे बर्तन मांज दूंगा। सराय का मालिक बहुत ही चालाक आदमी था। उसकी आंखें उल्लू जैसी थी। उसने आंखें टेढ़ी करते हुए पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो लड़के? मैं एक दूसरे शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए गया था। सराय के मालिक ने हैरानी से पूछा, कमाल है, तुम दूसरे शहर से मेहनत मजदूरी करके आ रहे हो और तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। सूरज ने भोलेपन से कहा, नहीं हजूर, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बूढ़े बाबा के यहाँ पर बहुत ही मेहनत की थी और उन्होंने खुश होकर मुझे ये मेज इनाम में दी है। सराय के मालिक ने उस पुरानी सी मेज को देखकर कहा, अरे लगता है उस बूढ़े ने तुम्हारा उल्लू बना दिया। भला ये 2 कौड़ी की मेज भी कोई इनाम में देने की चीज है? मुझे तो लगता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अब होना तो ये चाहिए था कि सूरज उस मेज के भेद के बारे में उस सराय के मालिक को बिल्कुल भी ना बताता, लेकिन वो बेचारा भोला भाला था। वो झट से बोला, नहीं हजूर, ये पुरानी मेज नहीं है। अच्छा, तो फिर इसमें ऐसी क्या खासियत है, जरा हमें भी तो पता चले। अब सूरज ने अपने भोलेपन से उस मेज का सारा भेद सराय के मालिक को बता दिया। मालिक को ये यकीन ना आया। उसने सोचा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है या फिर ये कोई पागल है। उसने यूं ही कह दिया, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? सूरज बोला, क्यों नहीं, अभी लीजिए। और फिर सूरज ने वो मेज वहीं पर रख दी और बोला, मेज, मेरे लिए जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। और फिर पलक झपकते ही पूरी मेज तरह तरह के पकवानों से भर गई। ये देखकर सराय के मालिक की उल्लू जैसी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोला, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सूरज ने बड़े घमंड से कहा, अब तो आपको विश्वास हो गया? हाँ हाँ, बिल्कुल विश्वास हो गया। इसके बाद सूरज ने सराय के मालिक के साथ बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाए और फिर मेज को अपने साथ लेकर कमरे में सोने के लिए चला गया। मेज के करतब देखकर सराय के मालिक की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने मन में ये फैसला कर लिया था कि वो इस अजीबोगरीब मेज को हर सूरत में हासिल करेगा। और फिर उसने तुरंत बड़ई को घर पर बुलवाकर उसी समय उस मेज से मिलती जुलती एक मेज तैयार करवा ली और उस मेज को लेकर वो आधी रात के समय सूरज के कमरे की तरफ चल दिया। सारी सराय में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी यात्री दिन भर के थके होने के कारण गहरी नींद में थे। सूरज के कमरे के पास आकर उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो सूरज गहरी नींद में सो रहा था और नजदीक ही उसकी मेज पड़ी हुई थी। सराय का मालिक चुपके से खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में कूद गया और अंदर चला गया। फिर उसने सूरज की असली मेज उठाई और उसकी जगह पर दूसरी नकली मेज वहां पर रख दी और उल्टे कदम खिड़की में से होकर वापस चला गया। अपने कमरे में जाकर सराय के मालिक ने जादू की मेज को एक कोने में रख दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मेज से कहने लगा, मेज, मेरे लिए फौरन अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। पलक झपकते ही मेज पर तरह तरह के पकवान सज गए। सराय का पेटू मालिक भूखे भालू की तरह खाना खाने लगा। देखते ही देखते वो सारा खाना खा गया। उसके बाद उसने मेज को अपने कमरे में बने हुए एक खुफिया तहखाने में छुपा दिया। सुबह हुई
मुर्गे ने बांग दी तो सूरज भी जाग गया। सबसे पहले उसने ये देखकर तसल्ली की कि उसकी जादू की मेज उसी के पास पड़ी थी। वो बहुत ही खुश हुआ। बिस्तर से उठकर उसने हाथ मुंह धोया और सराय के मालिक के पास आकर बोला, अच्छा साहब, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सराय के मालिक ने अपनी उल्लू जैसी आंखें घुमाकर कहा, अरे इसमें धन्यवाद कैसा, यात्रियों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। और फिर सूरज ने वहां से विदा ली। लेकिन जैसे ही वो 2 कदम चला, वापस आकर वो सराय के मालिक से कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने इस शर्त पर आपके यहाँ पर रात गुजारी थी कि सुबह उठकर मैं आपके बर्तन साफ कर दूंगा। लाइए, मैं आपके बर्तन साफ कर देता हूँ। सराय के मालिक ने बड़ी मक्कारी के साथ सूरज के सिर पर हाथ फेरा और बोला, इसकी क्या आवश्यकता है बेटा, तुम इतने अच्छे लड़के हो कि मैं तुमसे रात बिताने का किराया भी वसूल नहीं करूँगा। और हाँ, तुमने अपनी खास मेज अपने पास रख ली है ना? हाँ हाँ, देखिए ये मेज मेरे पास है। और फिर सराय के मालिक से आज्ञा लेकर अपनी मेज को कंधे पर रखकर सूरज अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि बस अब ये मेज मेरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत है। वो जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास पहुंच जाना चाहता था। जब वो घर पर पहुंचा तो उसका बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया गया। बूढ़े माँ बाप ने उसे गले से लगा लिया और भाइयों ने भी उसे बहुत ही प्यार किया। भाइयों ने पूछा, सूरज, ये तो बताओ कि तुम परदेश से क्या कमा कर लाए हो? सूरज ने जवाब दिया, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने अपने पिता की दी हुई नसीहतों पर अमल किया और मेहनत से रात दिन एक करके काम किया। लालच और बेईमानी को अपने नज़दीक नहीं आने दिया। और ये देखो, उसके बदले में मुझे इनाम में ये मेज मिली है। भाई बोले, ये मेज, ये टूटी फूटी सी पुरानी मेज? बूढ़े माता पिता ने भी जब उस मेज को देखा तो वो भी बहुत ही मायूस हुए। उन्हें समझ में आ गया कि उनका बेटा परदेश में जाकर सिर्फ समय ही बर्बाद करके आया है। पिता ने कहा, बेटा, अगर परदेश में जाकर तुमने ये पुरानी सी मेज ही कमाई है, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम घर पर ही रहते। परदेश में जाकर तकलीफें उठाने की क्या जरूरत थी? सूरज ने जब अपने पूरे परिवार के लोगों को उदास देखा तो कहने लगा, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। जिस मेज को आप लकड़ी की पुरानी सी मामूली मेज समझ रहे हैं, वो बड़े ही कमाल की करामाती मेज है। छोटे भाई ने कहा, करामाती मेज? क्या ये कोई जादू का करतब दिखाती है? सूरज ने कहा, प्यारे भाइयों, इस जादू की मेज में एक बहुत बड़ी खूबी है। और जब मैं इस मेज से कहता हूँ कि मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान लगा दो, तो ये तरह तरह के पकवान पेश कर देती है। ये सुनकर घर वालों को बहुत ही हैरानी हुई और वो सूरज का मुंह ताकने लगे। माँ ने कहा, हे भगवान, भला ये कैसे हो सकता है? लगता है मेरा बेटा परदेश से पागल होके वापस आया है। उसके पिता ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। सूरज ने कहा, आप लोग परेशान क्यों होते हैं? जरा ठहरो, मैं अभी दिखाता हूँ। पहले जरा दरवाज़ा बंद कर लो। छोटे भाई ने झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद सूरज ने बड़े ही आराम से उस करामाती मेज को बीच में रखा और मेज से कहने लगा, मेज, मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। लेकिन ये क्या? कहने के बाद भी मेज पर कुछ नहीं आया। सूरज ने एक बार फिर से वही बात दोहराई, लेकिन कुछ ना हुआ। अब सूरज बार बार अपनी बात को दोहराने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर माता पिता और भाइयों ने अपना सिर पकड़ लिया। पिता ने सूरज के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, लगता है परदेश के सफ़र ने तुम्हारे दिमाग पर अच्छा असर नहीं डाला, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम आराम करो। सब लोग उदास होकर झोंपड़ी से बाहर चले गए। सूरज परेशान था कि आखिर ये क्या माजरा है, लकड़ी की मेज खाना क्यों नहीं लाती। घर वालों ने कहा, अब अच्छा यही रहेगा कि तुम जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचा करो। तुम परदेश में जाकर कुछ भी कमा नहीं सके। सूरज बेचारा फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा। इसी तरह से दिन गुजरते गए
और उन लोगों की गरीबी और भी बढ़ती गई। खाने वाले बहुत थे, लेकिन कमाई का जरिया सिर्फ लकड़ियां चुनकर लाना था। इसी तरह से कुछ दिन बीते। उनमें से एक भाई मंगल अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, हम लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। अगर यही हालत रही तो नौबत भूखमरी तक आ जाएगी। बूढ़े बाप ने कहा, बेटा, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी गरीबी को कैसे दूर करें। परदेश जाकर भी रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती। अब तुम अपने भाई सूरज को ही देख लो, जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। मंगल ने कहा, पिताजी, इस बार मैं परदेश जाऊंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। क्यों मेरे बेटे, क्या तुमने अपने भाई की हालत नहीं देखी? पिताजी, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मेरे भाई ने की। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत ही ईमानदारी और समझदारी से काम लूंगा, ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और फिर आपको इस बुढ़ापे में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बूढ़े माता पिता ने मंगल को रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और फिर ना चाहते हुए भी बूढ़े माता पिता ने उसे आज्ञा दे दी। मंगल रूखी सूखी रोटी और प्याज को पोटली में बांधकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया और फिर मंगल बर्फ की चोटियों से ढकी हुई पहाड़ियों को पार करता हुआ मैदानी इलाके में आ गया। सफ़र करते करते जब उसे थकान हुई तो दूर एक कच्चे मकान के पास उसे एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। ये दिया उसी घर में चल रहा था जिसमें वो बूढ़ी औरत रहती थी, जो उसके भाई सूरज को भी मिल चुकी थी। मंगल ने बुढ़िया से आज्ञा लेकर वहां पर रात बिताई और अगली सुबह वो फिर से अपने सफ़र पर रवाना हो गया। चलते चलते दोपहर हो चुकी थी और उसे भूख लगने लगी। उसने पेड़ों से कुछ शहतूत और फल तोड़कर खाए और फिर कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक वो सोता ही रहा। जब वो उठा तो शाम हो चुकी थी। उसे बड़ा ही दुख हुआ कि वो इतनी देर तक सोता क्यों रह गया, क्योंकि नगर अभी भी वहां से काफ़ी दूर था। उसे एक बार फिर से रात बिताने की चिंता सताने लगी, लेकिन अंधेरा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था। वो आगे की तरफ चलने लगा। दूर दूर तक उसे कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई और दूर उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो घर में पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई कि कोई अंदर है। उस पुराने मकान में से एक बूढ़ा आदमी निकलकर आया और पूछा, कौन हो तुम? बाबा, मैं परदेसी हूँ और रात बिताने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं किसी कोने में पड़ा रहकर रात बिता लूँगा। अंदर आ जाओ बेटा। और फिर बूढ़ा आदमी मंगल को अपने साथ लेकर अंदर आ गया। वहां पर एक चटाई बिछी हुई थी। बूढ़े ने चटाई की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इस चटाई पर रात बिता सकते हो। सुबह नहा धोकर मंगल आगे के सफर के लिए तैयार हुआ तो बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, तुम परदेश किस लिए जाना चाहते हो? मंगल ने बताया कि वो परदेश जाकर रोजी रोटी कमाना चाहता है और अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम मेरे यहाँ पर मजदूरी कर लो तो मैं तुम्हें इसके बदले में अच्छी मजदूरी दूंगा। उसके बाद तुम चाहो तो परदेश चले जाना। मंगल ने कहा, हजूर, मेहनत मजदूरी करने के लिए ही मैं घर से निकला हूँ। मुझे भला मजदूरी करने में क्या परेशानी हो सकती है? आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। और फिर बूढ़ा आदमी मंगल को अपने घर के दूसरी तरफ ले गया। वहां पर एक बड़ा सा बगीचा था। वहां पर कई पेड़ गिरे हुए थे। बूढ़े ने पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन पेड़ों को यहां से साफ कर दो। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? क्यों नहीं बाबा, जब मैं ये काम करने के लिए ही निकला हूं तो चाहे जो भी काम मिले मैं ठीक से करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम अभी से काम करना शुरू कर दो। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। मंगल पेड़ों को जोर लगाकर एक तरफ करने की कोशिश करने लगा। ये काम सचमुच बहुत ही मेहनत का था। बड़े बड़े पेड़ों के ढेर सारे तने वहां पर बिखरे पड़े थे। ये तो भगवान ही जानता था कि इन पेड़ों को किसी आंधी तूफान ने उखाड़ा है या फिर कोई और कारण था। मंगल ने एक बड़ी रस्सी की सहायता से उन पेड़ों को खींच खींच कर एक तरफ रखना शुरू कर दिया। दोपहर तक वो काफी कड़ी मेहनत करता रहा। काम बहुत ही मुश्किल था
लेकिन उसने आराम नहीं किया और इस तरह से उसने कुछ ही दिनों में सारे पेड़ एक तरफ लगा दिए। काम खत्म हो जाने के बाद बूढ़ा आदमी मंगल से मिलने के लिए आया। मंगल ने कहा, बाबा देख लीजिए, मैंने आपके बाग में पड़े हुए सारे पेड़ों को उठाकर एक तरफ जमा कर दिया है। अब मेहरबानी करके मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि वापस जाकर मैं अपने परिवार से मिल सकूं। बूढ़ा आदमी मंगल के काम से बड़ा ही खुश था। वो मंगल को अपने साथ बगीचे के एक दूसरे कोने में ले गया जहां पर एक मरियल सा गधा बंधा हुआ था। बूढ़े आदमी ने गधे की रस्सी खोलकर मंगल को थमा दी और कहा, ये लो बेटा, ये है तुम्हारी मेहनत का इनाम। मंगल पहले तो बड़ा हैरान हुआ। उस मरियल गधे को देखने के बाद वो कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, क्या आप मुझे इस गधे की जगह पर चांदी के कुछ सिक्के नहीं दे सकते ताकि मैं उन पैसों से कुछ खरीद कर अपने माँ बाप के लिए ले जा सकूं। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम जिस गधे को एक मरियल सा गधा समझ रहे हो, असल में ये सोने की खान है। बाबा मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि ये गधा एक खास ताकत रखता है। अगर तुम इसके आगे कपड़ा बिछाकर ये कहोगे कि प्यारे गधे इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो, तो ये गधा तुरंत तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। मंगल ने हैरानी से कहा, बाबा मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं होता। बूढ़े ने कहा, अच्छा तो अभी रुको। बूढ़े ने गधे के सामने एक कपड़ा बिछाया और फिर गधे को हुक्म दिया, प्यारे गधे इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। बूढ़े का इतना कहना था कि गधे ने अपना मुंह ऊपर को उठाया, थोड़ा सा खांसा और फिर अपना मुंह खोलकर चादर पर झुकाया तो उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। जब वहां पर सोने के सिक्कों का ढेर लग गया तब गधे ने अपना मुंह बंद कर लिया। ये देखकर मंगल की आंखें फटी की फटी रह गई। बूढ़े ने कहा, क्यों बेटा, अब तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया। अब ये लो गधे की रस्सी थामो और इसे अपने घर ले जाओ। मंगल ने उस बूढ़े को प्रणाम किया और उसका धन्यवाद दिया और फिर गधे को लेकर वो अपने घर को चल दिया। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसने बहुत ही मेहनत की थी और ईश्वर ने उसे उसकी मेहनत से भी बढ़कर इनाम दे दिया था। वो सोच रहा था कि अब वो घर जाकर अपने माता पिता और भाइयों के सामने सोने के ढेर लगाएगा। वे लोग कितने खुश हो जाएंगे। मंगल इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। शाम को ढलते ढलते वो उसी सराय के पास पहुंचा जहां पर उसका भाई सूरज भी आया था। मंगल ने सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। सराय का मक्कार मालिक अपनी उल्लू जैसी आंखें लिए हुए बाहर निकला, लेकिन उसने एक गरीब लड़के को मरियल से गधे के साथ देखा। वो गुस्से से बोला, बाबा माफ करो, सुबह से भिखारियों को भीख देते देते मैं तंग आ गया हूँ। मंगल ने सराय के मालिक से कहा, हजूर मैं कोई भिखारी नहीं हूँ बल्कि एक मुसाफिर हूँ और आपकी सराय में रात बिताना चाहता हूँ। मेरे पास किराया भी है। मालिक बोला, क्या कहा, किराया भी है? ये मुंह और मसूर की दाल, तुम जैसे भिखमंगों के पास कभी पैसे हुए भी हैं? चल भाग यहाँ से। सराय का मालिक दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मंगल ने कहा, लीजिए ये किराया। और मंगल ने सोने के कुछ सिक्के निकालकर उस आदमी के सामने रख दिए। ये सिक्के चलते समय उसे बूढ़े ने दिए थे। सोने के सिक्के देखते ही सराय के मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तो इस बात का ख्याल ही नहीं था कि एक फटे हाल सा दिखने वाला लड़का भी उसे सोने के सिक्के दे सकता है। उसने तुरंत अपना पैंतरा बदला और चापलूसी करते हुए कहने लगा, माफ करना बेटा, मैं तुम्हें पहचान ना सका। अरे बाहर सर्दी में क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ ना। आ जाओ, शाबाश। और इसे अपना ही घर समझो। ये गधा उधर बांध दो। मंगल बोला, धन्यवाद हजूर, लेकिन इस गधे को मैं अपने साथ ही रखूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। बेटा मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पहचान ना सका। सराय का मालिक मंगल को लेकर एक ऐसे कमरे में आया जो काफ़ी साफ सुथरा था। बेटे इसे अपना ही घर समझो। मंगल ने अपनी गठड़ी वहीं पर रखी और अपने गधे को पलंग के साथ बांध दिया। अब सराय के मालिक ने बड़ी ही मक्कारी से काम लेते हुए कहा, बेटा ये बताओ
कि तुमने ये सोने के सिक्के कहाँ से हासिल किए। मंगल ने कहा, ये मेरी मेहनत का इनाम है। सराय का मालिक बोला, मेहनत का इनाम और वो भी सोने के सिक्के? मुझे तो लगता है बेटा कि तुमने जरूर कहीं से चोरी किए हैं। ये सुनकर मंगल को गुस्सा आ गया। तो क्या आप समझते हैं कि मैंने चोरी की है? अब सराय का मालिक भी गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चोर हो। मैं अभी कोतवाल को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा, वरना सच सच बता दो कि ये सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से हासिल हुए। अब तो मंगल बड़ी ही मुश्किल में फंस गया था। अगर वो सराय के मालिक को सच नहीं बताता तो कोतवाल उसे पकड़ कर ले जाएगा, और अगर कोतवाल ने उसे पकड़ लिया तो ना सिर्फ उसकी बदनामी होगी बल्कि ये गधा भी उससे छिन जाएगा। उसने फैसला कर लिया कि वो सारी बात सराय के मालिक को बता देगा, और फिर उसने सराय के मालिक को गधे की सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर मालिक कहने लगा, क्या कहा? ये मरियल सा गधा सोने के सिक्के देता है? हाँ हजूर, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। इतना कहकर मंगल ने गधे के आगे चादर बिछा दी और फिर उसे कहने लगा, प्यारे गधे, इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। इतना कहना था कि गधे के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। सराय का मालिक हैरान था। उसने मंगल को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुम तो बड़े किस्मत के धनी हो जो तुम्हें सोने के सिक्के देने वाला गधा मिल गया। लेकिन इसे बहुत ही ध्यान से रखना, जमाना बहुत ही खराब है। सराय में तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, गधे की तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं इसे अपने अस्तबल में अपनी निगरानी में रखूंगा। अब मंगल से यहाँ पर एक गलती हो गई। उसने एक ऐसे आदमी पर भरोसा कर लिया जो कि बहुत ही बेईमान और मक्कार था। मंगल ने अपना कीमती गधा सराय के मालिक के हवाले कर दिया। सराय के मालिक को लगा था कि मंगल उस पर विश्वास नहीं करेगा और गधा उसे नहीं देगा, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि मंगल ने गधा उसके हवाले कर दिया। मंगल बोला, हजूर, मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि आप इस गधे का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा, कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। सराय के मालिक ने खुशी से कंधे हिलाते हुए कहा, अरे बेटा, मैं इसे अपना गधा समझकर रखूंगा और इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और फिर सराय का मालिक गधे को लेकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने गधे को ले जाकर अपने अस्तबल में बांध दिया और जल्दी से किसी दूसरे अस्तबल में जाकर ऐसा ही गधा तलाश करने लगा जो कि मंगल के गधे से बिल्कुल मिलता जुलता हो। अब सभी गधे तो देखने में एक ही जैसे होते हैं। सराय के मालिक की थोड़ी सी कोशिश करने के बाद ही एक ऐसा गधा मिल गया जो कद काठी और रंग के लिहाज से बिल्कुल मंगल के गधे से मिलता जुलता था। वो उस गधे को पकड़कर अपने अस्तबल में लेकर आया जहां पर सोने के सिक्के देने वाला वो गधा घास खा रहा था। सराय के बेईमान मालिक ने मंगल के गधे की जगह पर वो दूसरा गधा बांध दिया। मंगल के गधे को लेकर वो अपने तहखाने में चला गया। वहां पर उसने गधे को अच्छी तरह से बांध लिया। जब सुबह हुई तो सबसे पहले उसने ये जाकर देखा कि कहीं मंगल को उस नकली गधे पर शक तो नहीं हो गया, लेकिन मंगल तो अपने गधे के साथ बड़े ही मजे से बातें कर रहा था और कह रहा था, प्यारे गधे, जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा तो तुम मेरी सारी गरीबी दूर कर दोगे। सराय का मालिक ये देखकर मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है। घर जाकर जब इसे पता चलेगा कि इसके गधे का सारा जादू गायब हो चुका है तो इसका क्या हाल होगा। लेकिन अब उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं मंगल गधे के आगे चादर फैलाकर कहीं फिर से सिक्कों की फरमाइश ना कर दे, क्योंकि ऐसा करने पर उसे शक हो सकता था कि सराय के मालिक ने गधे को बदल दिया है। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और मंगल से कुछ घबराते हुए कहने लगा, बेटा, जब मैं रात को तुम्हारे कमरे से बाहर निकला था तो इस इलाके का एक बड़ा ही खूंखार डाकू यहाँ पर आ गया और मुझसे यहाँ पर रात बिताने के लिए कहने लगा। मैं भला उसे कैसे मना कर सकता था, इसलिए वो तुम्हारे साथ वाले कमरे में ही सो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो डाकू बड़ा ही जालिम और लालची है
अगर उसे मालूम हो गया कि तुम्हारे पास सोने के सिक्के देने वाला गधा है तो वो ये तुमसे छीन लेगा। ये सुनकर मंगल परेशान सा हो गया और सराय के मालिक की तरफ देखता हुआ बोला, ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की कि मुझे इस बारे में बता दिया। मैं अभी के अभी सराय से चला जाता हूँ। हाँ बेटा, इसी समय निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और फिर मंगल ने अपने गधे की रस्सी थामी और सराय के मालिक की आज्ञा लेकर सराय के पिछले दरवाजे से वो अपने घर की तरफ चल दिया। निकलते ही वो तेजी से अपने सफर पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो अपने घर के नजदीक पहुंच रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। शाम ढलते ढलते वो अपने घर में पहुंचा। पिता ने पूछा, मंगल मेरे बेटे, तुम आ गए? तुम परदेश गए थे, वहां से क्या कमा कर लाए हो? मंगल ने बड़ी ही शान से अपनी गर्दन ऊंची की और अपने पिता के आगे उस गधे को कर दिया। उसके पिता कभी गधे को देखते तो कभी अपने बेटे को। वो बोले, बेटा, अगर परदेश जाकर तुम्हें ये मरियल सा गधा ही लाना था तो परदेश जाने की जरूरत ही क्या थी? यहीं पर हमारे साथ रहते रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा तो हो ही रहा था। दूसरे भाइयों को भी इस बात पर बड़ा ही दुख हुआ। पिता का चेहरा तो शर्म से मुरझा गया और वो कहने लगे, मैंने तुम्हें परदेश जाने की आज्ञा ना दी होती, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मंगल उन सब की बातों को सुनकर हंस दिया और बोला, पिताजी, आप इस मरियल से गधे को क्या समझ रहे हैं? असल में ये सोने की खान है। पिता ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मंगल ने गधे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा मतलब ये है पिताजी कि ये गधा सिर्फ एक मामूली सा गधा नहीं है, इसमें एक बहुत ही बड़ी खूबी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कहने के बाद मंगल ने गधे के आगे एक चादर बिछा दी और कहने लगा, मेरे प्यारे गधे, इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। लेकिन उसकी बात का गधे पर कोई असर नहीं हुआ। कई बार कहने के बाद भी जब सोने के सिक्के नहीं मिले तो मंगल को गुस्सा आ गया। उसने डंडा उठाया और गधे को पीटने लगा। ये देखकर उसके पिता कहने लगे, अरे बेवकूफ, इस बेचारे बेजुबान जानवर पर जुल्म क्यों ढाते हो? भला कहीं गधे भी सोने के सिक्के उगलते हैं? मुझे तो लगता है कि परदेश जाकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अब छोड़ो इस गधे को और जाकर कुछ खा पी लो और आराम करो। सभी लोग मायूस होकर अपने झोंपड़े से बाहर चले गए और अपने अपने कामों में लग गए। कुछ समय बीता, फिर से सर्दियों का मौसम आ गया। बर्फ गिरने लगी, घर में भूखमरी के हालात आ गए। अब इस गरीबी से परेशान होकर तीसरे भाई बद्री ने अपने भाइयों से कहा कि मैं इस बार परदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। कुछ पैसे कमाकर लाऊंगा ताकि हमारे घर की तंगी खत्म हो सके। लेकिन भाइयों ने कहा कि पहले ही दो भाई परदेश जाकर कौन सा तीर मार कर आए हैं जो तुम घर छोड़कर जाओगे? इस खानदान को परदेश रास नहीं आता। लेकिन बद्री अपनी बात पर अड़ा हुआ था और फिर सभी भाई मिलकर अपने माता पिता के पास गए और उसे बद्री के फैसले के बारे में बताया। बूढ़े माँ बाप ने एक बार फिर से अपना सिर पकड़ लिया। वो कहने लगे, तुम्हारी आंखों के सामने ही दो भाई पहले ही परदेश जाकर नाकाम होकर लौटकर आए हैं। बद्री बड़ी ही विनम्रता से बोला, पिताजी, ये जरूरी नहीं कि जो मेरे भाइयों के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो। बद्रीनाथ ने परदेश जाने की तैयारी शुरू की। उसने 2 रोटियां और प्याज एक पोटली में बांधे और पूरे परिवार से विदा लेकर वो अपने सफर पर चल दिया। घर से निकलते ही बद्री ने ये फैसला कर लिया था कि वो नाकामयाब होकर कभी घर वापस नहीं आएगा। पहाड़ी इलाके को पार करने के बाद जब वो मैदानों में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। जहां पर मकान बहुत ही कम थे, उसने 1-2 घरों के बाहर जाकर दस्तक दी कि उसे रात बिताने के लिए जगह चाहिए, लेकिन किसी ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। तब किसी ने उससे कहा कि तुम बस्ती के सबसे अमीर उस करोड़पति बूढ़े के घर में क्यों नहीं जाते? बद्री उस अमीर आदमी के घर का पता पूछते हुए वहां पर पहुंच गया। ये एक शानदार महल जैसा मकान था। बद्रीनाथ ने आवाज लगाई कि क्या इतने बड़े महल में मुझे रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है? मकान का दरवाजा खुला और एक बूढ़े आदमी ने खिड़की में से झांक कर कहा, कौन हो तुम लड़के और क्या चाहते हो?
बद्रीनाथ ने कहा, हजूर, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। रईस बूढ़े ने चीखते हुए कहा, क्या इस पूरे गांव में तुम्हें मेरा ही घर मिला था? जाओ किसी और घर का दरवाजा खटखटाओ। बद्री बोला, हजूर, मैं आपके इतने बड़े मकान के किसी छोटे से कोने में पड़ा रहूंगा। वो बूढ़ा गुस्से में कहने लगा, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, या मैं अपने नौकरों को कहकर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकलवा दूं। इतना कहकर बूढ़े ने खिड़की को जोर से बंद कर लिया। अब तो बेचारा बद्री अपना सा मुंह लेकर रह गया। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वह बस्ती से बाहर जाकर रात बिताने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढे। वो बस्ती से थोड़ी दूरी पर आ गया। अभी अंधेरा पूरी तरह से नहीं हुआ था और वो अपने लिए कोई जगह ढूंढने लगा कि तभी उसे पुराने खंडहर नजर आए। बद्री खंडहर के अंदर चला गया। उसने वहीं पर रात बिताने के बारे में सोच लिया था। खंडहर के अंदर कई छोटी छोटी कोठड़ियां थी। वो उन्हीं में से एक कोठड़ी में आ गया। उसने कोठड़ी के एक कोने में अपना बिस्तर जमाया और अपना पुराना फटा कंबल ओढ़कर सो गया। वो दिन भर के सफर से थका हुआ था। उसे लेटते ही नींद आ गई। पता नहीं वो कितनी देर तक सोया होगा कि अचानक एक खटके से उसकी आंख खुल गई। उसकी समझ में नहीं आया कि ये आवाज किसकी थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा था और एक बार फिर से वो सोने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से एक आवाज उसे सुनाई दी। इस बार वो चौकन्ना हो गया। उसने उस आवाज पर अपने कान लगा दिए। उसे समझ में आ गया कि ये आवाज जमीन खोदते हुए बेलचा चलाने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नजदीक ही कोई आदमी बेलचे से जमीन खोद रहा था। बद्रीनाथ ने दीवार के साथ कान लगा दिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि साथ वाली कोठड़ी में कुछ लोग जमीन खोद रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। बद्री को उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने सुना कि कोई कह रहा था कि सरदार को तो अब तक आ जाना चाहिए था। रात आधी से ज्यादा बीत गई है। अगर ज्यादा वक्त गुजर गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी आवाज आई, सरदार आ ही रहा होगा। ये सारी योजना उसी ने तो बनाई है, वो जरूर आएगा। और फिर एक आवाज आई, यार मैं तो जमीन को खोद खोद कर थक गया हूँ। ना जाने और कितना गहरा खड्डा खोदना है। बस ये हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ संदूक इसके अंदर आ जाए। ये सुनकर बद्री चौकन्ना हो गया। इस बात का मतलब ये था कि ये लोग कहीं से हीरे जवाहरात का संदूक चुरा कर लाए थे और इस पुराने खंडर में उसे जमीन के अंदर दबा रहे थे। बद्री ने सोचा कि इन खूंखार लोगों से जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने विचार किया कि अगर भागते हुए डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे जान से मार देंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप वो यहीं पर रहे। आधी रात के बाद जब डाकू यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे तो वो भी चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। फिर उसे ऐसी आवाज आने लगी जैसे तीनों डाकू जेवरों से भरे हुए उस संदूक को जमीन में दबा रहे हों। उनमें से एक बोला, अब तक तो सरदार को आ जाना चाहिए था। अगर ज्यादा देर हो गई तो हम उस रईस बूढ़े का काम तमाम करके उससे उसका हीरे जवाहरात का खजाना कैसे हासिल करेंगे। ये सुनकर बद्री के माथे पर पसीना आ गया। सोचने लगा, अच्छा तो ये लोग उसी घमंडे और अमीर बूढ़े को मारने की योजना बना रहे हैं। फिर से आवाज आने लगी, बस सरदार को आने दो, फिर हम सब मिलकर उस घमंडी रईस बूढ़े के घर पर धावा बोल देंगे और उसका सारा खजाना लूट लेंगे। असलियत ये थी कि आज रात ये डाकू उस रईस और घमंडी बूढ़े को मारकर उसकी सारी दौलत लूटने वाले थे, जिसने बद्री को इतनी ठंड में अपने घर में रात बिताने से मना कर दिया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो रईस बूढ़ा बहुत ही घमंडी और निर्दयी था। वो गरीबों से नफरत करता था। बद्रीनाथ ने सोचा कि चलो अच्छा ही है कि उस बूढ़े को डाकू मार डालेंगे। लेकिन फिर उसे अपने पिता की नसीहत याद आ गई कि अपनों से बड़ी उम्र के इंसानों के साथ हमेशा इज्जत से पेश आना और उन्हें हमेशा किसी मुसीबत में देखना तो उनकी सहायता करना। पिता की बात याद आते ही
उसने ये फैसला कर लिया कि वो इन डाकुओं के हाथों उस रईस बूढ़े को मरने नहीं देगा। वो हर कीमत पर उस बूढ़े की जान बचाएगा। और फिर बद्री दबे पांव छुपते छुपाते डाकुओं की नजरों से बचकर उस खंडहर से बाहर निकल गया। वो जल्दी से जल्दी बूढ़े के पास पहुंचकर उसे डाकुओं की इस योजना के बारे में बताकर सावधान करना चाहता था। कुछ ही देर में वो उस रईस बूढ़े की हवेली के बाहर खड़ा था। गांव के सभी लोग सो चुके थे, चारों तरफ खामोशी थी। बद्री ने 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक दी। चौथी बार दस्तक देने पर दरवाजे की खिड़की खुली और फिर उस घमंडी बूढ़े ने अपना चेहरा दिखाया और बोला, कौन बदतमीज है जो आधी रात को मुझे परेशान करने के लिए आया है। बद्री ने कहा, हजूर, आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे अंदर आने दे। बूढ़े ने फटकारते हुए कहा, इतनी रात को मुझसे जरूरी बात करने वाले तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। इसके बाद बूढ़े ने बड़े ही जोर से खिड़की को बंद कर दिया। बद्री को यूं लगा जैसे उस बूढ़े ने अपनी जिंदगी की खिड़की बंद कर ली हो, लेकिन उसे हर कीमत पर उस बूढ़े की जान बचानी थी। वो एक बार फिर से दरवाजे पर मुक्के मारने लगा। बूढ़े ने गुस्से से एक बार फिर खिड़की खोली और गुर्राया, बेशरम लड़के, तुम यहाँ से अभी तक गए नहीं। बद्री बोला, हजूर, ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो सुबह होने से पहले ही डाकू आपको मारकर आपका घर लूट कर ले जाएंगे। बद्री के मुंह से ये बात सुनकर बूढ़ा घबरा गया और बोला, ये तुम क्या कहते हो? मैं सच कह रहा हूँ हजूर, अगर आप मुझे अंदर आने देंगे तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा। घमंडी बूढ़े ने फौरन दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर ले आया। बद्रीनाथ ने उस बूढ़े को सारी सच्चाई बताई। बूढ़ा बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? बद्री बोला, हजूर, ये समय मेरे सच और झूठ को परखने का नहीं है। समय बीतता जा रहा है और डाकू सुबह होने से पहले आपको मारकर आपका खजाना लूट कर ले जाएंगे, इसलिए फौरन आपको अपना बचाव करना चाहिए। बूढ़े को बद्री की बातों पर विश्वास होने लगा था। वो उठा और अपनी हवेली के उस कमरे में गया जहां पर उसके हट्टे कट्टे नौकर रहते थे। नौकरों को जगाकर उनके हाथों में तलवारें देकर उसने उन नौकरों को अपने कमरे में छुपा दिया और खुद पलंग के नीचे छुप गया। आधी रात के बाद जब डाकुओं ने हवेली पर धावा बोला, वे डाकू रस्सियां लगाकर बड़ी बड़ी दीवारें फांदकर अंदर आ गए और सीधा बूढ़े के कमरे में पहुंच गए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बूढ़े के हट्टे कट्टे नौकर, जो कि पहले से ही तैयार थे, उन्होंने डाकुओं पर धावा बोल दिया। डाकू, जो कि इस हमले से अनजान थे, अचानक हुए इस हमले के कारण वे बच नहीं पाए। नौकरों ने डाकुओं को काबू में किया और उन्हें रस्सी से बांध दिया। कुछ ही देर बाद वहां पर कोतवाल को बुला लिया गया और फिर कोतवाल उन सभी डाकुओं को कारागार में डाल देता है। रईस बूढ़ा अब बद्री से बहुत ही खुश था। उसने बद्री का धन्यवाद किया और कहा, बेटा, तुम्हारे इस बहादुरी भरे काम के बदले में मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इसके बाद बूढ़े आदमी ने अपनी तिजोरी में से एक सोने के सिक्कों की थैली निकाली और बद्री को थमा दी। कहने लगा, बेटा, मेरे ख्याल से इतनी दौलत तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी को खत्म करने के लिए काफी होगी। और साथ ही बूढ़े ने एक डंडा बद्री को देते हुए कहा, ये डंडा भी तुम रखो। ये कोई मामूली डंडा नहीं है, बल्कि सच्चाई उगलवाने वाला डंडा है। ये डंडा तुम्हारी दौलत की रक्षा करेगा। अगर तुम सो भी रहे होगे तो ये तुम्हारी दौलत चुराने वाले को अच्छा सबक सिखा देगा और उसकी तब तक पिटाई करता रहेगा जब तक कि तुम इसे रुकने के लिए नहीं कहोगे। बद्रीनाथ ने सोने के सिक्कों की थैली ली और डंडा लिया और फिर बूढ़े आदमी को धन्यवाद करके वो वापस अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते बद्री उसी सराय पर जा पहुंचा जहां पर उसके 2 भाई पहले भी रुक चुके थे। उसने दरवाजा खटखटाया। सराय के मालिक ने दरवाजा खोला। बद्री ने कहा, हजूर, मुझे यहाँ पर रात बिताने के लिए आसरा चाहिए और मेरे पास देने के लिए किराया भी है। सराय के मालिक ने जब बद्री के हाथ में वो पोटली देखी तो समझ गया कि जरूर इस पोटली के अंदर दौलत होगी। वो तुरंत उसे सराय के अंदर ले आया और उसे एक कमरे में ठहरा दिया।
आधी रात हो जाने के बाद सराय के मालिक के मन में लालच आ गया। वो बद्री की पोटली चुराने के लिए कमरे से बाहर निकला और दबे पांव खिड़की के रास्ते वो बद्री के कमरे के अंदर पहुंच गया। जैसे ही बद्री की पोटली को उसने हाथ लगाया तो सोए हुए बद्री के पास रखा हुआ डंडा हवा में उड़ा और सराय के मालिक को पीटने लगा। डंडे की मार पड़ते ही सराय का मालिक चीखने चिल्लाने लगा, जिसके कारण बद्री की नींद खुल गई और उसे ये समझते देर न लगी कि सराय का मालिक अवश्य ही उसकी दौलत चुराने के लिए आया था। बद्री बोला, क्यों हजूर, आपको मेरा माल चोरी करने की क्या जरूरत आ पड़ी? सराय का मालिक रोते हुए कहने लगा, भाई अपने इस डंडे से मेरी जान छुड़ाओ। मैंने तो समझा था कि तुम भी पहले वाले 2 लड़कों की तरह बेवकूफ निकलोगे जिनसे मैंने करामाती मेज और चमत्कारी गधा चुराया था, लेकिन तुम तो बड़े ही होशियार निकले। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो, इस डंडे से मेरी जान बचा लो। जब बद्री ने सराय के मालिक से ये बात सुनी तो वो समझ गया कि वो दोनों लड़के उसके भाई ही थे और उन्होंने घर आकर जो बात कही थी वो झूठ नहीं थी। बद्री बोला, वो दोनों लड़के मेरे भाई थे और ये डंडा तुम्हारी पिटाई तब तक करता रहेगा जब तक तुम वो गधा और वो मेज मेरे हवाले नहीं कर देते। सराय के मालिक ने उसी समय गधा और चमत्कारी मेज बद्री के हवाले कर दी। इसके बाद बद्री ने डंडे को रुकने का आदेश दिया और सराय के मालिक को चेतावनी देते हुए कहा कि आइंदा से अगर तुमने किसी यात्री का सामान चुराया तो फिर तुम्हें इस डंडे से कोई नहीं बचा सकेगा। इसके बाद बद्री गधे, मेज और अपने डंडे को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता और अपने बाकी भाइयों को सारी बात बताई कि कैसे उसके भाइयों को सराय के मालिक ने बेवकूफ़ बनाया था और अब बद्री और उसके परिवार के पास एक ऐसा गधा था जो सोना उगलता था, एक ऐसी मेज थी जो बढ़िया से बढ़िया पकवान देती थी और सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली थी। अब वे लोग गरीब नहीं थे। उन्होंने ना सिर्फ अपनी गरीबी को दूर किया बल्कि अपने गांव के बाकी लोगों के लिए भी कई भलाई के काम किए। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।